आज की इस डीप डाइव में एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति पर गौर करते हैं। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा है, वो घर के बाहर खेल रहा है और खेलते खेलते अचानक वो एक भारी पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से फेंक देता है। पत्थर सीधे जाके पड़ोसी की नई एकदम महंगी कार के शीशे पर लगता है और शीशा चकनाचूर। अरे बाप रे! फिर तो भारी हंगामा होना तय है। बिल्कुल। आम जीवन में इसके बाद बहुत हंगामा होता है। बच्चे को डांट पड़ती है, शायद माता पिता को हर्जाना भी देना पड़े। तकनीकी नजरिए से देखें तो यहाँ संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, मतलब कृत्य तो हुआ है ना, लेकिन क्या इसके लिए पुलिस बुलाई जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उस 6 साल के बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। पुलिस कोई क्रिमिनल केस दर्ज कर ही नहीं सकती। लेकिन लेकिन अब कहानी को थोड़ा बदलते हैं। मान लेते हैं कि वही बच्चा अपना 7वां जन्मदिन मनाने के कुछ दिन बाद, या कह ले 8 साल की उम्र में, ठीक यही काम करता है। अब हालात पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, उम्र के इस छोटे से फासले में बहुत कुछ बदल जाता है। तो आखिर उम्र के इस 1 साल या कुछ महीनों में ऐसा क्या बदल जाता है जिससे कानून इतनी इतनी ज्यादा अहमियत देता है? इस गहन चर्चा का मिशन यही है। ये केवल वकीलों की बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि बाल मनोविज्ञान और न्याय व्यवस्था के बीच का एक बहुत गहरा संगम है। आज हमारे स्रोत हमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की कुछ बेहद अहम धाराओं के बारे में बताते हैं। देखिए, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कानून असल में काम कैसे करता है। हाँ। अक्सर हम आम लोगों की एक धारणा होती है कि कानून केवल नतीजों को देखता है। हाँ। कि भाई शीशा टूटा तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, नुकसान हुआ है तो भरपाई या सजा तो होगी। बिल्कुल। और सदियों पहले पुराने जमाने में न्याय व्यवस्था कुछ इसी तरह काम भी करती थी। उस दौर में अगर किसी जानवर से भी किसी इंसान को चोट लग जाती थी ना, तो उस जानवर को भी बकायदा सजा दे दी जाती थी। अच्छा। जानवर को भी। हाँ, क्योंकि तब फोकस सिर्फ क्या हुआ पर होता था, क्यों हुआ पर नहीं। लेकिन आधुनिक न्याय व्यवस्था बहुत अलग है। आज का कानून केवल कार्य को नहीं देखता। किसी भी कार्य को अपराध मानने के लिए 2 चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। वो 2 चीजें क्या हैं? पहला है जिसे हम कानूनी भाषा में एक्टिस रियस कहते हैं। एक्टिस रियस। जी, एक्टिस रियस मतलब वह भौतिक कार्य या कृत्य जो किया गया है। और दूसरा जो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेंस रिया, यानी आपराधिक मंशा या फिर कह लें दोषी मन। तो जब तक किसी इंसान के अंदर सही और गलत को समझने की दिमागी क्षमता नहीं होती ना, तब तक उसके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान को कानूनी अपराध नहीं माना जा सकता। तो ये जो मेंस रिया वाला पहलू है, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। मतलब अगर हम उस 6 साल के बच्चे वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो उसने पत्थर फेंका, ये उसका कृत्य था, यानी एक्टिस रियस का। बिल्कुल। लेकिन जब वो पत्थर फेंक रहा था तो उसके दिमाग में किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोई आपराधिक मंशा तो थी नहीं। उसे शायद बस उस पत्थर के हवा में जाने और शीशे के टूटने की आवाज में सिर्फ एक खेल नजर आ रहा था। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी बात को पुख्ता करने के लिए हमारे स्रोत सीधे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 20 का हवाला देते हैं। BNS सेक्शन 20। धारा 20? जी, ये नियम किसी भी तरह के किसी भी भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। इसमें एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। कोई भी कार्य? हाँ, कोई भी। अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद बहुत सीधा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years of age। तो मतलब 7 साल से कम उम्र है तो फुल प्रोटेक्शन? बिल्कुल। और यहीं पर कानून बाल मनोविज्ञान के साथ हाथ मिलाता है। मनोविज्ञान भी यही मानता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे का दिमाग, उसका मस्तिष्क उस स्तर तक विकसित ही नहीं हुआ होता जहां वो अपने कार्यों के गंभीर कानूनी या नैतिक परिणामों का अंदाजा लगा सके। वो बस अपने आसपास की चीजें देख रहा है। हाँ, बच्चा बस कार्य और कारण, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उसे बहुत ही सतही स्तर पर समझता है। और कानून की भाषा में इस अवस्था को, इस स्थिति को डोली इन कैपेक्स कहा जाता है। डोली इन कैपेक्स? जी, ये एक लैटिन कहावत है। डोली का अर्थ है कोई छल, कपट या अपराध, और इनकेपेक्स का मतलब है अक्षम होना, केपेबल न होना। अच्छा, इनकेपेबल से इनकेपेक्स। हाँ, तो सीधे शब्दों में कहें तो अपराध करने की मानसिक क्षमता का पूरी तरह से अभाव। BNS की धारा 20 इसी डोली इनकेपेक्स के सिद्धांत को भारत में लागू करती है और 7 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पूर्ण आपराधिक सुरक्षा यानी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी प्रदान करती है। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मतलब इसमें कोई अगर मगर है ही नहीं? बिल्कुल, कोई अगर मगर नहीं है। डॉली इनकेपेक्स, ये जो आपने बताया, इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी आ रही है। हाँ, बताइए। देखिए, मान लेते हैं कि एक 5 या 6 साल का बच्चा है। वो एक बिल्कुल नए स्मार्टफोन या नए कंप्यूटर की तरह है। अब उसमें हार्डवेयर तो पूरा मौजूद है, मतलब उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, वो दौड़ सकता है, भारी चीजें उठा सकता है, पत्थर फेंक सकता है। हाँ, हार्डवेयर काम कर रहा है। लेकिन उस सिस्टम में अभी तक कानूनी और नैतिक परिणाम को प्रोसेस करने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, या कहें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये, है ना? अब क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही मौजूद नहीं है, तो वो बच्चा अपने द्वारा किए गए काम की गंभीरता को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। उसके पास बस एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जो उसे सिर्फ डांट से बचने के लिए कहता है। बिल्कुल। वो बेसिक सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना बताता है कि अगर उसने कोई चीज तोड़ी तो घर में मम्मी पापा से डांट पड़ेगी,
वो बस उस डांट से छिपने या बचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भान नहीं है कि शीशा तोड़ना समाज के बनाए नियमों के खिलाफ है और इसके लिए जेल या कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। एकदम सही। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला जो उदाहरण आपने दिया, ये इस जटिल कानूनी बात को बहुत ही आसानी से समझा देता है। बच्चे की वो जो बुनियादी समझ है ना, जो सिर्फ माता पिता के डर या डांट तक सीमित है, उसे कानूनी भाषा में आपराधिक मंशा नहीं माना जा सकता। और एक और बात, ये जो लैटिन शब्द सामने आया है ना, डोली इनकैपेक्स, जी, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में बहुत ही अहमियत रखता है। जो छात्र यूपीएससी, जुडिशरी या किसी भी राज्य स्तर की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। हाँ, ये तो उनके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर साल किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता होगा। एक तरह का चीट कोड समझ लें इसे। बिल्कुल, चीट कोड है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव भी हुआ है, जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। भारत में दशकों तक इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी लागू था। हाँ, आईपीसी तो हम सबने सुना है। तो पुराने आईपीसी में ये जो डॉली इनकैपेक्स का नियम है, ये धारा 82 यानी सेक्शन 82 में दर्ज था। लेकिन अब न्याय व्यवस्था के नए स्वरूप में यानी बीएनएस में ये नियम धारा 20 में स्थानांतरित हो गया है। अच्छा, तो पुराना आईपीसी 82 अब नया बीएनएस 20 बन गया है। हाँ, तो ओल्ड आईपीसी 82 इज इक्वल टू न्यू बीएनएस 20। ये समीकरण कानूनी पढ़ाई करने वाले हर छात्र के मतलब नोट्स के पहले पन्ने पर होना ही चाहिए। वाह, ये जानकारी तो सच में उन सभी के लिए बहुत काम की है जो इन भारी भरकम किताबों में उलझे रहते हैं। तो अब तक की तस्वीर तो एकदम शीशे की तरह साफ है। 7 साल से कम उम्र है तो मतलब फुल प्रोटेक्शन, कोई केस नहीं, कोई जांच नहीं। जी, लेकिन यहाँ से ना ये चर्चा एक बहुत ही गहरे ग्रे एरिया में प्रवेश करती है। ग्रे एरिया। तक देखिए, किसी भी इंसान का दिमागी विकास रात के 12 बजे अचानक से किसी अलार्म की तरह तो होता नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं होता ना। मेरा मतलब है, ऐसा तो संभव नहीं है कि आज कोई बच्चा 6 साल 364 दिन का है, उसने कोई बड़ा नुकसान किया और वो धारा 20 के तहत उस पूर्ण सुरक्षा के तहत बच गया। हाँ, और अगले ही दिन अपने 7वें जन्मदिन की पार्टी मनाने के बाद वो ठीक वही गलती दोहराए और कानून अचानक से उसे एक शातिर अपराधी मान ले। क्या रात 12 बजे वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई जादुई बदलाव नहीं होता रातों रात। और इसी ग्रे एरिया को संभालना न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी सबसे मुश्किल चुनौती होती है। और इसी से निपटने के लिए बीएनएस में एक अलग धारा बनाई गई है, धारा 21। धारा 21 ये 7 से 12 साल वालों के लिए। बिल्कुल। सेक्शन 21 ये स्पष्ट करती है कि 7 साल का होते ही बच्चे से वो जो पूर्ण सुरक्षा थी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, वो छिन जाती है। अच्छा, तो इम्यूनिटी खत्म? हाँ, लेकिन पूरी तरह से अपराधी भी नहीं मान लिया जाता। 7 से 12 साल की उम्र के बीच कानून ये मानकर नहीं चलता कि बच्चा निर्दोषी है और ना ही ये मान लेता है कि वो समझदार है। ये सब कुछ बस एक ही शब्द पर आकर टिक जाता है और वो है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। परिपक्वता। जी, इस आयु वर्ग में अदालत को ये तय करना होता है कि क्या उस विशिष्ट बच्चे में, उस पर्टिकुलर बच्चे में इतनी पर्याप्त परिपक्वता आ गई थी कि वह अपने काम की प्रकृति और उसके परिणामों को जो उसने किया है उसकी गहराई को समझ सके। पर ये तो बहुत ही पेचीदा स्थिति हो गई ना। पेचीदा तो है। 7 साल से कम में तो चलिए आंख बंद करके नियम लागू हो गया, लेकिन 8, 9 या 10 साल के बच्चे के मामले में कोई जज ये कैसे तय करेगा कि बच्चे के अंदर पर्याप्त परिपक्वता आई है या नहीं? यही तो बात है। जज साहब के पास कोई एक्सरे मशीन या कोई ब्रेन स्कैनर तो है नहीं जिससे वो बच्चे के दिमाग के अंदर झांक कर देख सकें कि भाई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो अदालतें असल जिंदगी में इस बात का फैसला करती कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यहाँ अदालतों को ना एक मनोवैज्ञानिक और एक जांचकर्ता की तरह काम करना पड़ता है। परिपक्वता को मापने का कोई एक पैमाना नहीं है। अदालतें यहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, उस पर निर्भर करती हैं। मतलब हालात और बर्ताव को देखकर। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि घटना से पहले, घटना के दौरान और घटना के बाद उस बच्चे का व्यवहार कैसा था। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। हाँ, उदाहरण से ज्यादा साफ होगा। मान लीजिए कि एक 10 साल के बच्चे ने किसी दुकान से कुछ चुराया। अब जांच में ये बात सामने आती है कि उस बच्चे ने चोरी करने से पहले दुकानदार के वहां से हटने का, उसके ध्यान हटने का इंतजार किया। मौका देखा। जी, और चोरी करने के बाद उसने उस सामान को अपने बैग के सबसे निचले हिस्से में छिपा दिया। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बहुत सफाई से एक झूठी कहानी गढ़ दी कि वो सामान उसे कहीं पड़ा मिला था। अच्छा, मतलब पूरी प्लानिंग की गई। हाँ। तो ये पूरा व्यवहार इस बात का बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि उस बच्चे के अंदर अपने काम के परिणामों को समझने की परिपक्वता आ चुकी है। वो जानता है कि उसका काम न सिर्फ गलत है बल्कि इसके पकड़े जाने पर उसे सजा मिल सकती है। तो इसे मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा माना जाएगा। बिल्कुल, इसे पक्के सबूत के तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसे में उस 10 साल के बच्चे को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हाँ, काफी हद तक। लेकिन इसकी ठीक विपरीत एक और स्थिति देखते हैं। मान लीजिए एक 9 साल का बच्चा कोई महंगी चीज उठा लेता है, लेकिन वो उसे छिपाने की कोई कोशिश नहीं करता। अच्छा, वो उसे खुलेआम हाथ में लेके घूम रहा है। हाँ। और जब उससे पूछा जाता है तो वो बड़ी मासूमियत से बता देता है कि भाई उसने इसे फलां जगह से उठाया है।
तो इस स्थिति में अदालत ये निष्कर्ष निकाल सकती है कि उस बच्चे में अभी तक अपने काम की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने की वो जो परिपक्वता होती है वो नहीं आई है। मतलब अभी सॉफ्टवेयर आना बाकी है। जी। और अदालतें केवल घटना को ही नहीं देखती, इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर बाल मनोवैज्ञानिकों की, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट भी शामिल की जाती है। तो ये काम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है? बिल्कुल। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये देखता है कि बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसे स्कूल में कैसी शिक्षा मिल रही है, उसका आईक्यू स्तर क्या है। अच्छा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी को जहर देता है तो ये जांचा जाता है कि क्या उसे सच में पता था कि यह एक जानलेवा रसायन है, या उसने बस इसे कोई आम खाने की चीज समझ कर दे दिया था। बाप रे, ये तो एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। हर मामले में अलग अलग फैसला हो सकता है। हाँ, हर केस अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। ये जो स्पष्टीकरण आपने दिया, इसने तो बहुत सी गुत्थियों को सुलझा दिया। मतलब अगर हम समेटें तो 7 साल से कम मतलब डोलिन के पैपिक्स पूर्ण सुरक्षा, और 7 से 12 साल के बीच ये पूरी तरह से अदालत की जांच बच्चे के व्यवहार और उसकी मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। सामान छिपाना, भागना, योजना बनाना या झूठ बोलना, ये सब इस बात के सबूत बन जाते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां वो सही और गलत का अंतर समझने लगा है। एकदम सही। तो अब तक हमने इस पूरे विषय को बहुत ही तकनीकी और कानूनी नजरिए से देखा। हमने धाराओं और उम्र की सीमाओं को अच्छे से समझा, लेकिन हमारे स्रोतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इस कानून के सामाजिक पहलू पर भी रोशनी डालता है। हाँ, सोशल पर्सपेक्टिव ये बहुत अहम है। बिल्कुल। जब हम इन कानूनी प्रावधानों के पीछे छिपे दर्शन को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये कानून असल में बच्चों से ज्यादा वयस्कों, माता पिता और पूरे समाज के लिए एक दर्पण का काम कर रहा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। देखिए, बीएनएस की ये धारा 20 और 21 ना, ये सिर्फ पन्नों पे लिखे गए कुछ नियम नहीं है। तो क्या है ये? ये एक सभ्य समाज की, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की पहचान है, जिसे हम आधुनिक आपराधिक न्याय शास्त्र कहते हैं ना, मॉडर्न क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। वो इस बात पर जोर देता है कि सजा का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रतिशोध लेना नहीं है, बल्कि सुधार करना है। बदला नहीं, बदलाव चाहिए। जी। और जब हम एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसका दिमाग तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। वो अपने आसपास के माहौल से, अपने माता पिता के व्यवहार से और समाज में जो भी चल रहा है उसी से सीखता है। हाँ, बच्चे तो वही करते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक 6 या 8 साल का बच्चा कोई बहुत गंभीर अपराध कर भी रहा है, तो वो वास्तव में खुद अपराधी नहीं है, बल्कि वो तो उस समाज और व्यवस्था की विफलता को दिखा रहा है जिसने उसे सही और गलत का अंतर नहीं सिखाया। ये सोचने वाली बात है सच में। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा हिंसक या गलत काम कर रहा है तो उसे सीधे सलाखों के पीछे डालना कोई समाधान नहीं है। कानून एक तरह से समाज को ये याद दिला रहा है कि बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी जेल की दीवारों की नहीं है, बल्कि वो जिम्मेदारी घर के आंगन और स्कूल की कक्षाओं की है। यही कारण है कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसे मामलों में एक बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है। एक छोटे से बच्चे से हम किसी वयस्क इंसान की तरह नैतिक निर्णय लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो बेमानी है। हाँ, जब उसे पता ही नहीं है कि समाज कैसे काम करता है। जब उस बच्चे को समाज की इस जटिल संरचना का ज्ञान ही नहीं है, तो उसे एक सामान्य अपराधी की तरह सजा देकर हासिल ही क्या होगा? कुछ नहीं, शायद वो और बिगड़ जाए। बिल्कुल। सजा उसे सुधारेगी नहीं, बल्कि जेल का वो माहौल या आपराधिक न्याय प्रणाली का जो ठप्पा लग जाता है, वो उसके भविष्य को हमेशा के लिए अंधकार में बना देगा। इसीलिए समाज के जिम्मेदार नागरिकों और विशेषकर खासकर माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इन कानूनों का फोकस सजा से हटाकर सुधार और देखभाल पर रखा गया है। मतलब ऐसे मामलों में असली जरूरत सही परवरिश की होती है। जी, प्रॉपर पेरेंटिंग। क्या उस पर पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है? क्या उसे घर में सही नैतिक शिक्षा मिल रही है? अगर बच्चा कोई गलत कदम उठा रहा है तो उसे पुलिस की नहीं, बल्कि सही काउंसलिंग और व्यवहारिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक तरह से ये कानून राज्य को यानी स्टेट को पीछे हटने और परिवार और समाज को आगे आने का जिम्मेदारी लेने का निर्देश देता है। सच में ये न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही प्रगतिशील और संवेदनशील चेहरा है, जो अक्सर जो हम पुलिस और अदालतों की आम छवि देखते हैं ना फिल्मों में, जी, ये उससे बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। तो इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद एक बार हम उन सभी अहम कड़ियों को जोड़ लेते हैं जो हमने आज के इस विश्लेषण से निकाली हैं। ठीक है। बीएनएस के इस पूरे ढांचे को एक बार फिर से नजर में बैठा लेते हैं ताकि सब याद रहे। हाँ, तो इस पूरी कड़ी को ना हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला, न्याय व्यवस्था का वह नियम जो पूर्ण सुरक्षा देता है, बीएनएस की धारा 20 सेक्शन 20। जी, इसके तहत 7 साल से कम उम्र का बच्चा कानूनी रूप से कोई अपराध कर ही नहीं सकता। दूसरा है इस पूरी अवधारणा का कानूनी और तकनीकी नाम, डॉली इनकेपैक्स, जिसका अर्थ है आपराधिक मंशा या मानसिक क्षमता का अभाव। और यही वो नियम है जो पहले आईपीसी की धारा 82 में था और अब नए कानून में बीएनएस की धारा 20 बन गया है। एकदम सही। और तीसरा हिस्सा है वो ग्रे एरिया, यानी बीएनएस की धारा 21। यहाँ 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों के मामले में कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलती। यहाँ जो भी फैसला होता है वो पूरी तरह से
बच्चे की पर्याप्त परिपक्वता या कहें सफिशिएंट मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। इन तीनों बिंदुओं ने इस पूरे विषय को एक बहुत ही तार्किक ढांचे में ढाल दिया है। मतलब कानून अंधा होकर सिर्फ फैसले नहीं सुनाता, वो इंसान के दिमाग की परतों को भी पढ़ने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद ना, अगर हम अपने स्रोत सामग्री से थोड़ा बाहर निकलकर आज की वास्तविक दुनिया को देखें, हाँ। तो एक बहुत ही विचारणीय स्थिति सामने आती है। आप सोचिए, जब ये कानून पहली बार लिखे गए थे अंग्रेजों के जमाने में, तब दुनिया कितनी अलग थी। हाँ। लेकिन आज हम एक बहुत ही तेज रफ्तार वाले डिजिटल युग में जी रहे हैं। हाँ, ये तो है। आज के समय में 5 या 6 साल के बच्चे भी स्मार्टफोन चला लेते हैं। इंटरनेट और दुनिया भर की जानकारी तक उनकी सीधी पहुंच है। बिल्कुल, आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट है। पहले जिस उम्र में बच्चों की दुनिया सिर्फ मिट्टी के खिलौने और घर के आंगन तक सीमित होती थी, आज उसी उम्र में बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, ग्लोबल गेमिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं और इंटरनेट पर हर तरह के कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं। ये बात तो सच है कि डिजिटल एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है। तो इस डिजिटल एक्सपोजर ने बच्चों के सोचने और चीजों को समझने की गति को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। तो एक बड़ा सवाल ये उभर कर आता है कि क्या आज के 6 या 7 साल के बच्चे का मानसिक विकास 50 साल पहले के 7 साल के बच्चे से बहुत आगे नहीं निकल चुका है? बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल ना होने की हम बात कर रहे थे ना, क्या वो आज के डिजिटल दौर के बच्चों में पहले ही डाउनलोड नहीं होने लगा है? ये आधुनिक समाजशास्त्र और न्यायशास्त्र के लिए मतलब एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है। जी। तकनीक ने न सिर्फ हमारी जीवन शैली बदली है, बल्कि ये मानव मस्तिष्क के विकसित होने की जो स्पीड है उसे भी प्रभावित कर रही है। जी। जब सूचना का प्रवाह इतना तेज होना, तो बच्चों की मानसिक परिपक्वता के जो पारंपरिक मापदंड है, जो पुराने नियम है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और यही वो पहलू है जो शायद भविष्य की आहट दे रहा है। क्या आने वाले समय में समाज, बाल मनोवैज्ञानिकों और हमारे कानूनविदों को इस 7 साल और 12 साल की जो तय सीमा है उस पर फिर से विचार करना पड़ेगा? हो सकता है। क्या ये पूर्ण छूट की उम्र भविष्य में घटाई जाएगी? क्योंकि बच्चे कानूनी और नैतिक परिणामों को अब शायद जल्दी समझने लगे हैं। ये एक ऐसा जटिल और खुला सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब आज तो मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसा विषय जरूर है जिस पर आगे चलकर हमारी न्याय व्यवस्था और समाज को बहुत गहराई से मंथन करना होगा। खैर, ज्ञान के इस निरंतर विस्तार और नई संभावनाओं पर विचार करने की इस प्रक्रिया को आज यहीं विराम देते हैं। जय हिंद। जय हिंद।